पता नहीं कितने लोग पार्टीशन और पार्टीशन से पीरियड पहले का और पार्टीशन के शुरू शुरू के सालों का, उस वक्त तो ये इन्फ्लक्स ऑफ शरणार्थी वो तो कुछ शक्ल ही और हो गई थी। लेकिन हम यहाँ आते जाते रहे हैं क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट हमारे वालिद साहब के पास पहले से थी, और हम जीना जाना कई बार यहाँ आए, कई बार रहे, कई बार चले गए वापस, तो उसमें देख चुके थे। ये चारों तरफ से कानों में पड़ते हैं। आज भी हर हिंदुस्तानी कम से 4-5 ज़बानें डेली एक दिन में सुनता है और 2-3 बोलता है। डेफिनेटली वो 2-3 तो बोलता है डेफिनेट, और 4-5 ज़बानें वो दिन में भी सुनता है कहीं ना कहीं से, वो उसके कान में पड़ती हैं। बिरला मिल के पास, पीछे बिरला मिल था, बिरला मिल के निकले हुए मजदूर जो वहाँ से ख़त्म करके ड्यूटी निकलते थे, और जो नई शिफ्ट आती थी जिसमें औरतें यहाँ पे टिफ़िन बांधे हुए सर पे रखे हुए और मर्द साथ में, वो जो गाते हुए निकलते थे और ये गाते हुए जाते थे टोलियों के, बड़ा खुशहाल। कोई कोई मजदूर की हालत इतनी ख़राब नहीं लगती थी जो अब लगती है। और उस वक्त वो जब आते जाते वो गाते हुए जाते थे, तो वो सारे रोहतकी के गाने, और रोहतकी ज़बान में कि ये, या करनाली भी जिसे आप कह लेते हैं, या ब्रिज भाषा के, या वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी के, यूपी की कई भाषाएं जिसमें अवधी भी है और जिसमें बिहार की बोली, हाँ, भोजपुरी, भोजपुरी, और इस ज़बान में गाते हुए जाते थे तो सुनते थे। अब मुझे, हालांकि मैं वो ज़बान पूरी तरह समझती नहीं, लेकिन याद हैं कई कई उसमें, जैसे अरे छोटी छोटी साड़ी कहवन लगी एक रात होर डट जा, तो वो समय में तो बहुत बाद में आए क्या क्या रहा है। अच्छा, छोटी साड़ी कह रही है कि एक रात के लिए और रुक जा, तो अब वो अब समझ में आता है कि वो क्या कहा था। हमें तो उतना ही याद था और गाते भी लेते, उनके साथ गा लिया करते थे। तो ये डायलेक्ट वहाँ से कान में पड़ा था। और फिर बुल्ले शाह, गुरुद्वारों में, गुरुद्वारे के बाहर पंजाबी बुल्ले शाह हर वक्त सुनना, बुल्ले शाह, फरीद, ये सारे कान में पड़ता है। तो ज़बानें आपकी चारों तरफ से पड़ती हैं। इट डिपेंड्स हाउ रिसेप्टिव यू आर, और या कि आपके अंदर खड्डे कितने जिसमें वो भर गया। मेरे अंदर बहुत कुछ भरता रहा, और वो सारा भरता बहुत रहा। मेरा ख्याल है बर्तन बहुत खाली थे मेरे पास, लेकिन वो जमा कर होता गया, और वो कहीं ना कहीं रिएक्ट आज भी करता हूँ मैं। राजस्थानी की भी, राजस्थानी भी सुनते हैं तो राजस्थानी में भी लिखा। बांग्ला इसी तरह से, बांग्ला तो पैशन ही हो गया था। लेकिन मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मराठी की टोन्स समझता हूँ। जो बम्बई की मराठी बोली जाती है वो नहीं, जहाँ बाहर निकलिए बम्बई से तो तब मराठी सुनाई देती है, उसकी टोन जो है वो अलग है। पंजाबी जो शहरों में है वो नहीं, आप ज़रा पंजाब में जाके सुनिए पंजाबी तो उसकी टोन पता चलती है आपको। अगर वो शेर याद होंगे कि वो अरे क्या वो कौन सा क्या मिल गया, वो जो आके चौक पर और हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर, या एक और है उसमें शेर है कि जालिम नज़र हटा ले, बदनाम हो रहे हैं तेरे अपने शहर वाले, ऐसा एक और शेर भी है। ये सारे शेर वो हैं जो ट्रकों के पीछे लिखे जाते हैं। तो ये शेर जो लिखे गए थे उसी हिसाब से लिखे गए थे, क्योंकि सिचुएशन ये थी कि एक ढाबा है जो अड्डा है जहाँ पे ट्रक आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं, और वहाँ पे बैठा हुआ वो कॉप जो बंटी बबली के जो अमित जी ने जो रोल किया, वो बैठा हुआ अपनी दिल्ली की दास्तान सुना रहा है कि दिल्ली में हमारा इश्क हो गया था, किस जबान में हुआ था, तो दिल्ली का जिक्र कर रहा है। और ही इज़ एक्सपेक्टिंग बंटी बबली कि वो यहाँ पहुँचेंगे, उन्हें पकड़ना है, लेकिन बंटी बबली वहाँ पर हैं, उन्हें ये पहचाना नहीं था। वहाँ पर एक वो जिप्सी लड़की जो हारमोनियम पे बजाती है, और वो आके बैठ गई और वो गाना सुनाने लग गई। सिचुएशन ओरिजिनल यूं थी, तो मैंने उस हिसाब से ये गाना लिखा था कि, और वो उसी में कह रहे हैं कि दिल्ली का जिक्र है, और तेरी बातों में इत्मीनान की खुशबू है, तेरा आना भी तो गर्मियों की लू है। और उसमें
उस हिसाब से थी, सिचुएशन बदल गई क्योंकि अचानक एक गेस्ट आर्टिस्ट मिल गया एंड दैट वाज ऐश्वर्या। और मेरा ख्याल है ये गाना, मेरे बोल भी कहीं रह गए, क्या मानियो इतनी मेहनत की थी वो सारी गई, लेकिन गाना हिट हो गया बिकॉज ऑफ ऐश्वर्या। It was because of her that song took off really, because from that situation it became an item. और ये आइटम जो एक नई चीज़ है आजकल आज के सिनेमा में कि जब काफ़ी कुछ सुना लिया तो उसके बाद ये हो रहा है कि अच्छा अब आप थक गए हो, ज़रा सा सांस ले लो, चलो अब एक आइटम दिखाते हैं आपको, तो उसके बाद कहानी Not फिर शुरू exactly a करें। toilet break. हाँ, नहीं कुछ ऐसा भी है कि भाई 3 घंटे की फिल्म बनाते हैं, थोड़ी देर तुम्हें जहाँ घूम घाम के आना है आ जाओ, तो लेकिन वो अब लोग आइटम के उठते नहीं, वो जाते भी कहीं नहीं, वो जाएंगे जब आप डायलॉग बोल रहे होंगे, तो वो उस मौके पे चले जाते हैं। तो हालांकि उस हमारे अर्लियर दौर में मैं ये कह सकता हूँ कि वो कहीं हम उसको पुल की तरह, ब्रिज की तरह इस्तेमाल किया करते थे। वैसे इट्स अ मैटर ऑफ लर्निंग द स्किल कि अगर आप अपना काम समझते हैं तो अब इंस्टेंट ही मैं लिख लेता हूँ, ये इतना इंस्टेंट नहीं है जितना बर्गर बना लेना, इंस्टेंट फूड है ना, इंस्टेंट फूड की तरह नहीं है, उसको बड़ी मेहनत, मतलब आप कैजुअल ड्रेसअप करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है बनस्बत टाई कोट पहन के रेडी होने से, है ना। कैजुअल दिखना चाहते हैं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो लेकिन मैं मेहनत करता हूँ इसलिए ताकि वो कैजुअल लगे, ये लगे कि हाँ मैंने फौरन लिख दिया, लेकिन स्पॉन्टेनिटी इज द पार्ट ऑफ इट, स्पॉन्टेनिटी इज द पार्ट ऑफ दैट आर्ट विच इज नॉट एज स्पॉन्टेनियस एज इट साउंड्स। आप किसी भी क्रिएटिव काम में स्पॉन्टेनिटी इज द वन दैट यू फेल्ट, स्पॉन्टेनियसली जो महसूस हुआ उसको उतना ही स्पॉन्टेनियस करना बड़ा मुश्किल है। मैं आशीर्वाद फिल्म बन रही थी, आशीर्वाद में मुझे एक तो मुझे वो याद आता है कि उसमें एक सिचुएशन है जहाँ पे वो एक चेन स्नैचर लिख के उस बच्चे की चेन लेके वहाँ से निकल गया। अब वो वाकई वो स्पॉन्टेनियस चीज़ है, लेकिन उस स्पॉन्टेनियस सिचुएशन है, ये नहीं कि लिखा कैसे, अब वो मुझे खुद नहीं मालूम कि कैसे लिखा, क्योंकि वो चेन स्नेचर सारे के सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए हैं और वो बच्ची का वो चेन खींच के चला गया और वो सारे वो बोल रहे हैं कि देखे देखे ये बड़ा जुल्म है और इसका आजकल ये दिन दहाड़े चोरियाँ होती हैं और ये होता है और इस तरह से करते हैं और ये क्राइम बढ़ गया है, और एक आदमी खड़ा हुआ बस उफ उफ किए जा रहा है, और वो इतना कह रहा है ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती और कह के चला गया। अब ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती हैड नथिंग टू डू विद द सिचुएशन, बट यू क्रिएट दैट वन स्पॉन्टेनियस सेकंड, बट एवरीबडी रिएक्टेड टू इट कि ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती एंड नथिंग टू डू विद द सिचुएशन, लेकिन आपके चारों तरफ के माहौल में एक कहीं रिमार्क होता है। हाँ, वो मतलब लिफाफा लगाने लगे, चिट्ठी बंद की तो लिफाफे के उसके ऊपर थूक से लगा लिया करते थे, है ना। अब हमारे अब्बू जी उन्होंने लिफाफा 2 बार किया, गवर्नमेंट को गोंद भी खत्म हो गई तो गवर्नमेंट के पास गोंद तो वहां से नहीं आ रही, लेकिन यू नो दीज आर Things that strike a chord. हाँ, वो with the कहीं audience. ऑफेंड रिमार्क्स जैसे आते हैं जहन में, वो बड़े मजेदार होते हैं, एंड वन हैज टू बी अवेयर ऑफ इट कि वो कहाँ आता है, कैसे आता है। देयर इज एन आर्किटेक्चर एक्चुअली दैट्स द राइट थिंग यू हैव सेड। इट इज लाइक अगर आपको खुली जमीन दे दी जाए कि यहाँ पे आप कोठी बना लीजिए, तो एक बार तो आप जायजा लेंगे ना इस लैंड का कि ये कोठी कहाँ पे बनाऊं, ये तो नहीं कि एक ही जगह इतनी बड़ी तो नहीं बनेगी, तो कहीं ना कहीं आप उसका रुख देखने लगते हैं। अच्छा पीछे की तरफ बनाएं जिस तरफ बीच है, शायद नहीं, वो ये जिस तरफ से जंगल शुरू होता है उसके किनारे पे बनाते हैं। फिर नहीं, सनराइज किस तरफ से है वो देखें, सनराइज तो अगर इस तरफ से है तो फिर इसकी फेसिंग ऐसी रखनी चाहिए। A story You is being keep on- constructed.
कीप ऑन व्यूइंग इट, और फिर उसका इहाता बांधते हैं आप। इहाता बनाने के बाद फेसिंग आपने देख ली, उसके बाद उसके फ्लोज का देखते हैं कि आप ये इसका मेन डोर बिल्कुल ज़रूरी है कि सेंटर में, इसको साइड में यहाँ से ड्राइव इन करके इस जगह से एंट्री करें, तो यू डिज़ाइन इट। दिस स्किल वंस यू नो, देन यू स्टार्ट डिज़ाइनिंग अ स्क्रीन प्ले। एक कोई भी स्क्रीन प्ले में जैसे आप करते हैं तो आपके सामने तो बेसिक कहानी इज द लैंड, वो आपके पास है। उसके जी हाँ, उसके बाद स्क्रीन प्ले में तो आप डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, क्योंकि कहानी को कहाँ से पकड़ें कि पूरी की पूरी चद्दर हाथ में आ जाए। हमारे एक दोस्त यहीं जवाहर नगर में थे, उस ज़माने में उनका जब इश्क हुआ था, तो मुझे एक वाक़या याद आता कि उन्होंने बहुत उठाने की कोशिश की कि वो सब छत पे सोते थे, तो वो अपने निशाने का उसका बड़ी उम्मीद थी, और उसने यहाँ से चप्पल उठा के जो फेंकी थी तो वो उनके पिताजी के ऊपर जाके पड़ी। 10 साल शादी नहीं करने दिए एक चप्पल की वजह से, बताइए। तो ऐसे निशाने भी लगे हैं तो आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम है, पर आर्किटेक्चर में ये भी शामिल हो सकता है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन इट इज़ बेसिकली अ स्किल दैट यू हैव टू लर्न। हमने एवरी मीडियम हैज़ इट्स ओन डिमांड, इट्स ओन फॉर्म्स, और वो फॉर्म्स तो सीखनी पड़ती हैं। और ये कि ये भी नहीं है कि आप गाना कहीं भी रख दो, ये भी नहीं है कि इंटरवल कहीं भी रख दो, ये भी नहीं है कि कहाँ पे कौन सा सीक्वेंस रखा है। जी हाँ, चप्पा चप्पा चरखा चले जिस वक्त, एक तो वो सिचुएशन बड़ी मज़ेदार है कि लोहड़ी का दिन है और वो सारे बच्चे जो भागे हुए हैं वो उनको दिन याद आ रहे हैं, और ये कि घर याद आ रहा है तो घर लौटना मुमकिन नहीं है, पीछे एक वो ट्रेजेडी भी है। लेकिन उदासी, गम बढ़ जाता है अगर आप गमगीन ना हो। आप वो सारा बर्दाश्त अंदर बंद करके उसके बावजूद आप लतीफ़े सुनाने लगते हैं, तो वो ट्रेजेडी ज़्यादा शार्प हो जाती है। एंड दिस इज़ व्हाट दीज कैरेक्टर्स वर डूइंग कि लोहड़ी के दिन है, याद आ रहे हैं, टेररिस्ट हैं कह के भगा दिए गए हैं, निकले हुए हैं घरों से, किसी को मिले नहीं है, और लोहड़ी मना रहे हैं। चप्पा चप्पा चरखा चले, तो आगे मुझे याद नहीं, आपको याद है। लेकिन उसमें जो पिक्चराइजेशन में जो प्रॉब्लम हुआ था, मनमोहन सिंह बहुत एस कैमरामैन, अब बेहतरीन कैमरामैन विच आई हैव कम अक्रॉस इन माय लाइफ, और जिनसे हमने सीखा भी बहुत कुछ। तो वो हम एक दिन, जिस दिन पहले दिन के शॉट्स लेकर आए, शूटिंग करके आए वापस, तो लैंडस्लाइड, मनाली में थे हम लोग, और लैंडस्लाइड हुआ, और वो तमाम रास्ता और हमारा इक्विपमेंट उस तरफ रह गया जहाँ पे जो लोकेशन थी, उधर बंद करके आए थे, जगह थी, और रहते हम इस तरफ थे, दूसरी तरफ ब्रिज के, दरिया का जो ब्रिज है, अगर आपको मालूम होगी सिचुएशन, उसके इस तरफ। अब वो लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ते रुक गए, अब समझ में नहीं आ रहा था, कोई और रास्ता नहीं था कि वहाँ पे पहुँचे, और मिलिट्री बुलवाई गई थी, वो काम कर रहे थे। 2 दिन 3 दिन लगे उसको क्लियर होने में, और जब तक हम पहुँचे तो सारा का सारा माहौल बदल गया था, और जो बर्फ गिरी थी अब वो बर्फ नहीं थी वहाँ। तो फिर देन आवर डेट्स वर क्लैशिंग विद द आर्टिस्ट, और मन जी ने सिर्फ इतना किया, कहने लगे मुझसे, कहने लगे कि गुलजार साहब, आप ये 3-4 घंटे में ये सन चला जाएगा, ये क्लाउडी हो रहा है, 3-4 घंटे हैं आपके पास, इसमें आप एंगल्स एक दफ़ा फिक्स कर लीजिए, और उस तरफ जितने बीच बीच के शॉट्स हैं वो लेते जाइए, ताकि बार बार एंगल शिफ्ट ना करना पड़े। एंड विद द एक्सपर्टीज ऑफ मनमोहन सिंह, दैट एस कैमरामैन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, पुणे इंस्टीट्यूट, सर उसने वो खुद ही वो एक तरफ के एंगल्स के जितने शॉट्स थे वो हमने करने शुरू किए, तो उन्होंने वहीं से उसको कनेक्ट कर लिया दूसरे कनेक्ट एंगल के साथ, दूसरे से तीसरे के साथ। दैट्स अ ग्रेट क्राफ्ट्समैन्स वर्क। क्रेडिट हमें मिल जाता है, डायरेक्टर को भी मिल जाता है, या उसको मिल जाता है, लेकिन दोज आर द पीपल हु मेक अ फिल्म। हम बाहर से देखते हैं तो अंदाजा कर लेते हैं, लगा लेते हैं,
नहीं ये उसने डायरेक्टर ने मना कर दिया होगा, उसने हीरो ने कह दिया होगा। कुछ नहीं साहब, वी आर ऑल वर्किंग एट द सेम एंड स्ट्रगलिंग। कोई अपनी ईगो लेके नहीं बैठा हुआ वहाँ पे, किसी के पास नहीं है। दे ऑल वर्क टुगेदर लाइक अ टीम। और मैं जैसे ही चप्पा चप्पा में आपने मिसाल दी है, इट बिकेम अ हिट सॉन्ग, इट बिकेम अ वेरी बिग हिट। एंड विशाल की पहली फिल्म, द वे विशाल वर्कड ऑन इट, देखिए मैं मशकूर हूँ आपके क्रेडिट का जो आप मुझे दे रहे हैं, पर इट शुड रीच दोज पीपल जिन्होंने वो काम किया, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। उनमें से कोई भी काम पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि आप उसके लिए वक्त कब निकालते हैं। आइदर यू आर राइटिंग ऑल द टाइम, यू मे नॉट बी राइटिंग विद पेन एंड पेंसिल, but it's happening inside you. What is happening inside you is the poetry. What is happening inside you is the music. What is happening inside you is the painting. आपके अंदर जो घट रहा है वो that is the creative work. वो सारे का सारा creative काम है, और उसे आप जॉट डाउन कब करते हैं वो बात की बात है, वो आपकी अपनी फुर्सत का वक्त है। लेकिन जो आप क्रिएटिविटी आपके अंदर इमर्ज कर रही है वो आपके अंदर होती चली जा रही है, होती चली जा रही है कंटिन्यूसली। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें इनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। क्या बात। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधड़े उधड़े। कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है, कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। लफ्ज का बेमानी हो जाना अपने आप में, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं कि जिन पर बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। ज़बां पर ये जो सफ़ा पलटते हैं आप, ज़बां पर जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, ज़बां पर जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी भी बनती है। बहुत कुछ तय बतय खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबीं से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? फिल्मों की बातें तो बड़ी लाइट हार्टेड ही थी और गाने भी सुन लिए। मैं जैसे आप अर्ज कर रहा था ना कि वो जो दौर था जब हम रेवोल्यूशन की किताब बगल में दाम के चलते थे, तो एनर्जी आपकी उम्र के लोगों में थी उस वक्त भी, जब हम आपकी उम्र में थे। सारे इंस्टीट्यूट्स में, सारे कॉलेजेस में वो एनर्जी लगता था वहीं बंद है, जो आज भी देखता हूँ तो लगता है वो आवाज़ उठती है तो वहीं कहीं JNU से उठती है या कहीं उसी इलाके से। कहीं ना कहीं नौजवान सामने नज़र आते हैं तो लगता है कि मैं सेफ हूँ, मेरा फ्यूचर सेफ है, मेरे मुल्क का फ्यूचर सेफ है। और मैं बड़े दिल से कह रहा हूँ, बिल्कुल तहे दिल से ये बात कर रहा हूँ कि ये जो पिछले कुछ सालों से
8-10 साल से बल्कि कहूँ, जो देखता चला आ रहा हूँ जब से अन्ना जी का पहला सेशन शुरू हुआ था दिल्ली में, और ऐसा लगा था जैसे कोई इनकलाब की आवाज़ आई है। और वो विजुअल्स, वो मंजर, वो देखने के काबिल थे। इट वॉज ऑल फुल ऑफ यूथ, ऑल फुल ऑफ यंगस्टर्स, ऑल फुल ऑफ स्टूडेंट्स एंड यंग। उस वक्त अच्छा लगा कि मैंने कोई चाचा मामा ताया उसमें नहीं देखा, कोई दाढ़ी वाले नजर नहीं आया उस तरह, सिवाय सिखों के। सिख नौजवान थे जिनकी दाढ़ियाँ थी, बुजुर्ग कोई नहीं नजर आया उस वक्त। तो लगता था कि ये एनर्जी है इस यंग जनरेशन के अंदर। कभी कभी खुद पे अफसोस होता था कि हम एक जो देखा था, जो सोचा था, जो मिला था, एक खूबसूरत हिंदुस्तान देंगे अगली जनरेशन को, हम नहीं दे पाए थे। और कभी खुद को शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन आप लोगों ने हमें उम्मीद दिलाई है, तो हम चैन से जा सकेंगे। मेहरबानी कि आप बड़ा अच्छा लगा। और उस वक्त जब ये देखते हैं तो अब कह लेते हैं कि चुप तो ना रहे, कम से कम कह तो लो, रख तो जाओ, शायद आप ही के काम आ जाए कहीं। जो देखते हैं दबाव, और जो सवाल आपने किया है, ये गूंगा कौन है जो खांसता है तो लफ्ज गिरते हैं उसके मुंह से? क्या बात? ये गूंगा शहर में, ये गूंगा कौन है, खांसता है तो लफ्ज गिरते हैं उसके मुंह से, कि शहर को साफ रखना दुश्वार हो गया है। चौराहे पे बात चल रही है, अदीब है लिखारी होगा, किसी ने पूछी थी उसकी राय और ज़बां काट ली थी उसकी, ये गूंगा शहर में जो घूमता है। हरिंदर जी से मुआज़रत के साथ कि मैं उस रोज़ उनसे बात हुई थी, मैं वो यहाँ पे भी अर्ज करूँ। आज से 80 साल पहले, 100 साल पहले, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल, पोइट लॉरिएट, पोइट द लॉरिएट ऑफ पाकिस्तान, बहुत बड़े शायर उस वक्त, जिनका लिखा हुआ है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने उस वक्त एक आवाज दी थी, जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोटी, दहकां इस किसान, जिस खेत से उस किसान को मुयस्सर न हो रोटी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। उसका जो एक एक सिक्का है, एक एक बूटा निकलता है, उसे जला दो ताकि यह हालत न रहे। जिस खेत से दहकां को मुयस्सर नहीं रोटी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। आप भी ये कह सकते हो, लेकिन मैं दबी आवाज में कह रहा हूं, जरा अल्लामा को कोई खबर कर दे, अल्लामा इकबाल को जरा अल्लामा को कोई खबर कर दे कि जिन खेतों से दहकां को मुयस्सर ना हुई रोटी, किसी ने खेत में जाकर जलाया भी नहीं गंदम के खोशों को। जिस खेत से दहकां को मुयस्सर नहीं हुई रोटी, किसी ने खेत में जाकर जलाया भी नहीं गंदम के गोशों को। कहीं कोई नहीं उठा, ना कोई इनकलाब आया। कफन पहने हुए गंदम के खोशों के जनाजे उठ रहे हैं गांव गांव से। ये सब के सब जनाजे कर्ज के मारे किसानों के हैं, जिनने खेतों की मट्टी चबाकर खुदकुशी कर ली, तो जिनने बेहिस हो गए हैं। बेहिस समझते हैं जिसको कोई एहसास नहीं रहता, इम्यून हो गए हैं। मतलब यार लिविंग लाइक अ रोबो, वो पता ही नहीं जिंदा भी है कि नहीं है। यूर अ डेड मैन वॉकिंग, Dead man उसे walking. बेहिस कहते हैं।
अखबार के तीसरे पन्ने पर मरने वालों की तस्वीरों में अक्सर देख लिया करता हूं, क्या मेरी तस्वीर छपी है। इतना बेहस हूं, एहसास नहीं होता कि सांस भी चलती है। नब्ज पकड़कर देखता हूं, क्या जिंदा हूं। क्या नब्ज पकड़कर देखता हूं, क्या जिंदा हूं। पहले पन्ने पर भी लोगों के मरने की बस तादाद ही देखता हूं कि स्कोर अब क्या है, आज का स्कोर क्या है। इतना बेहस हूं, एहसास नहीं होता कि सांस भी चलती है। नब्ज पकड़कर देखता हूं, क्या जिंदा हूं। पहले पन्ने पर भी लोगों के मरने की बस तादाद ही देखता हूं, अब स्कोर क्या है, स्कोर क्या है। खून नजर आ जाए सड़क पर, टॉप के पार निकल जाता हूं। 9-11 की गाड़ी पकड़नी है। खून नजर आ जाए सड़क पर, टॉप के पार निकल जाता हूं। 9-11 की गाड़ी पकड़नी है। अखबार उठा लेता हूं, अखबार के तीसरे पन्ने पर क्या कोई तस्वीर उभरी है। मेरे सामने लाश गिरी थी, भूख लगी थी मुझको, होटल बंद होने वाला था। जल्दी से गोश्त के प्लेट की ऑर्डर देकर बाहर झांका, भीड़ जमा थी। मैं खाने बैठ गया। मेरे सामने लाश गिरी थी, भूख लगी थी मुझको, होटल बंद होने वाला था। जल्दी से एक गोश्त के प्लेट का ऑर्डर देकर बाहर झांका, भीड़ जमा थी। मैं खाने बैठ गया। शायद कल अखबार के तीसरे पन्ने पर उसके साथ ही मेरी भी तस्वीर छपेगी। बहुत से मसले लेकर गया था बड़े नेता की मीटिंग में। हाँ, क्योंकि ये इसके बाद आपको यही मसला आने वाला है। बहुत से मसले लेकर गया था मैं बड़े नेता की मीटिंग में, वही सब हल करेंगे। हमारी चौल में पानी का प्रॉब्लम है। मेरे बच्चे की फीस और दाखिले का एक मसला है। उसे दाखिल कराने के लिए फंड देना पड़ता है। हमारी औरतें डब्बे उठाए हाईवे के पार जाकर बैठती हैं, हमें तो शर्म आती है। बड़े नेता ने समझाया, करप्शन और भ्रष्टाचार से हमको ये सिस्टम साफ करना है। डेमोक्रेसी हमारी प्लास्टिक है, आर्टिकल नंबर फलाना चेंज करना है। हमें जब तक हमारे हक नहीं मिलते हमारा साथ ना छूटे, लड़ाई लड़ते रहना है। मैं लौट आया, समझ आया नहीं कि कौन किसके मसलों को हल करेगा।